क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में कितनी बातें ऐसी हैं जो हमसे छिपी हुई हैं? कितने राज ऐसे हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है? कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक पुरानी, धूल से ढकी किताब है जिसके पन्ने सदियों के रहस्यों को समेटे हुए हैं। हर पन्ना एक नई कहानी, एक नया सवाल, एक ऐसी सच्चाई जिस पर शायद कभी रोशनी न पड़ी हो। इंसान का इतिहास, उसकी सभ्यताएं, उसके आविष्कार और यहाँ तक कि उसकी सबसे गहरी इच्छाएं भी अक्सर रहस्यों के पर्दे में लिपटी रही हैं। कुछ रहस्य तो ऐसे होते हैं जो सदियों तक दफन रहते हैं और जब वे सामने आते हैं तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो कड़वी सच्चाइयां हैं जो अक्सर सरकारों, शक्तिशाली संस्थाओं या कभी-कभी तो खुद प्रकृति के गर्भ में छिपी रहती हैं। ये वो राज है जो हमारे इतिहास को, हमारी धारणाओं को और यहाँ तक कि हमारे भविष्य को भी बदल सकते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ गहराइयों में उतरने वाले हैं, उन अंधेरे कोनों को खंगालने वाले हैं, जहाँ से शायद कुछ अनकही दास्तानें निकल कर आएं। हम उन रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो सालों से हमें घेरे हुए हैं, जिन पर बहस होती रही है और जो आज भी हमारी जिज्ञासा को शांत नहीं होने देते। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हम सब कुछ जानते हैं या फिर हमारी दुनिया आज भी अनगिनत अनसुलझे राजों से भरी पड़ी है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि इतिहास वही है जो किताबों में लिखा है, विज्ञान वही है जो प्रयोगशालाओं में साबित हुआ है और समाज वही है जो आंखों के सामने दिखता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या हम कभी उन परतों के भीतर झांक पाए हैं जो इस ऊपरी सतह के नीचे छिपी हुई हैं? यह जानना बेहद जरूरी है कि हर चमकदार सिक्के का एक अंधेरा पहलू भी होता है और कई बार यही अंधेरा पहलू इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ता है। आज हम कुछ ऐसे ही अंधेरे पहलुओं को टटोलेंगे, उन अनकही कहानियों को सुनेंगे जो आधिकारिक वृत्तांतों से परे हैं और उन सवालों का सामना करेंगे जिनके जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन सवाल करना ही तो सत्य की खोज का पहला कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। अध्याय 1। अटलांटिस का रहस्य, एक खोया हुआ साम्राज्य या केवल एक मिथक? हजारों सालों से एक नाम ने इंसानी कल्पना को मोहित कर रखा है, अटलांटिस। एक उन्नत सभ्यता जिसके पास अविश्वसनीय ज्ञान और शक्ति थी, जो एक ही रात में समुद्र में समा गई। क्या यह सिर्फ एक दंतकथा है जिसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने गढ़ा था, या वाकई में कभी ऐसा एक शानदार साम्राज्य अस्तित्व में था? प्लेटो ने अपनी कृतियों टिमियस और क्रेटियास में अटलांटिस का विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार यह एथेंस से भी ज्यादा शक्तिशाली और उन्नत था और यह जिब्राल्टर की जलसंधि के पश्चिम में कहीं स्थित था। प्लेटो बताते हैं कि अटलांटिस के लोग बहुत धनी थे, उनके पास सोने और चांदी के महल थे, उनके शहर जटिल नहरों और पुलों से जुड़े हुए थे और उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जो उस समय के लिए अकल्पनीय थीं। वे एक शक्तिशाली नौसेना के मालिक थे और उन्होंने प्राचीन दुनिया के बड़े हिस्से पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। प्लेटो के वृत्तांत के अनुसार अटलांटिस के राजा पोसीडोन के वंशज थे, जो समुद्र के देवता थे। उन्होंने न्याय और बुद्धि के साथ शासन किया, लेकिन धीरे धीरे वे भ्रष्ट होते गए, लालच और शक्ति के नशे में चूर हो गए। देवताओं ने उनके इस पतन को देखा और उन्हें दंडित करने का फैसला किया। एक भयानक दिन और रात में भूकंप और बाढ़ ने इस महान साम्राज्य को निगल लिया और यह समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया। प्लेटो ने दावा किया कि यह कहानी उन्हें सोलोन नामक एक मिस्र के पुजारी से मिली थी, जिसने आगे यह भी कहा कि यह घटना एथेंस के उदय से लगभग 9000 साल पहले हुई थी, यानी आज से लगभग 11000 साल पहले। इस कहानी ने सदियों से पुरातत्वविदों,
इतिहासकारों और साहसी खोजकर्ताओं को आकर्षित किया है। क्या प्लेटो ने एक वास्तविक स्थान का वर्णन किया था, या यह सिर्फ एक नैतिक कहानी थी जिसका उद्देश्य एथेंस की आदर्श स्थिति को उजागर करना था? कई लोग मानते हैं कि अटलांटिस एक वास्तविक सभ्यता थी और आज भी इसके अवशेष कहीं न कहीं समुद्र की गहराइयों में दबे हुए हैं। विभिन्न सिद्धांत अटलांटिस को भूमध्य सागर में, अटलांटिक महासागर में, कैरिबियन में, यहाँ तक कि अंटार्कटिका और जापान के पास योनागुनी स्मारक जैसे स्थानों पर भी खोजते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ शोधकर्ताओं ने एजियन सागर में स्थित सेंटोरिनी द्वीप समूह को अटलांटिस से जोड़ा है। लगभग 3600 साल पहले सेंटोरिनी में एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसे मिनोअन विस्फोट के नाम से जाना जाता है। इस विस्फोट ने द्वीप के एक बड़े हिस्से को समुद्र में डुबो दिया और मिनोअन सभ्यता को तबाह कर दिया। क्या यह वही घटना थी जिसे प्लेटो ने सुना और अपनी कहानी में रूपांतरित किया? हालांकि प्लेटो द्वारा बताई गई समय सीमा और अटलांटिस के पैमाने का सेंटोरिनी से मेल नहीं खाता। अन्य सिद्धांतों ने अटलांटिस को कैरेबियाई सागर में बिमिनी रोड जैसी पानी के नीचे की संरचनाओं से जोड़ा है, जो पत्थर के बड़े ब्लॉक से बनी एक असामान्य संरचना है। कुछ का मानना है कि ये अटलांटिस के अवशेष हैं, जबकि अधिकांश भूवैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक चट्टान संरचनाएं मानते हैं। कुछ कट्टरपंथी सिद्धांत तो अटलांटिस को एलियन सभ्यता से भी जोड़ते हैं, यह मानते हुए कि अटलांटियन लोग बाहरी दुनिया से आए थे और उन्होंने मानव सभ्यता को ज्ञान दिया था। आज तक अटलांटिस का कोई निश्चित भौतिक प्रमाण नहीं मिला है। कोई खंडहर, कोई शिलालेख, कोई कलाकृति ऐसी नहीं मिली है जिसे निर्णायक रूप से अटलांटिस से जोड़ा जा सके। फिर भी इसकी कहानी आज भी हमें मोहित करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे इतिहास में ऐसी और भी उन्नत सभ्यताएं थीं जो समय के साथ खो गईं? क्या समुद्र की गहराइयों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है? अटलांटिस का रहस्य हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड और हमारी अपनी पृथ्वी अनगिनत अनकही कहानियों से भरी पड़ी है, और शायद कुछ सबसे बड़े रहस्य आज भी हमारी पहुंच से दूर समुद्र के अंधेरे गर्भ में सोए हुए हैं। यह सिर्फ एक खोए हुए शहर की कहानी नहीं है, बल्कि मानव जाति की उस अंतहीन खोज की कहानी है जो हमेशा अपनी उत्पत्ति और अज्ञात के प्रति आकर्षित होती रही है। अध्याय 2, ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड, सीआईए का मीडिया हेरफेर का गहरा राज। शीत युद्ध का दौर था। दुनिया दो महाशक्तियों के बीच बंटी हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इस दौरान केवल हथियार और सेना ही नहीं, बल्कि विचारों और सूचनाओं की लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। प्रचार और प्रतिप्रचार, प्रोपेगेंडा एंड काउंटर प्रोपेगेंडा, एक महत्वपूर्ण हथियार बन गए थे। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी सीआईए ने कथित तौर पर एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया, जिसे बाद में ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड के नाम से जाना गया। यह ऑपरेशन अमेरिका और दुनिया भर में मीडिया को प्रभावित करने और हेरफेर करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड के बारे में पहली बार 1970 के दशक में खुलासा हुआ, जब सीनेटर फ्रैंक चर्च की अध्यक्षता में एक सीनेट समिति, चर्च समिति, ने सीआईए की गतिविधियों की जांच की। इस जांच से पता चला कि सीआईए ने गुप्त रूप से सैकड़ों पत्रकारों, मीडिया आउटलेट्स और प्रकाशन गृहों को अपने प्रभाव में ले रखा था। इसका उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना, अमेरिकी नीतियों का समर्थन करना और सार्वजनिक राय को सीआईए के हितों के अनुरूप ढालना। सीआईए ने कथित तौर पर प्रमुख समाचार संगठनों जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, सीबीएस, टाइम पत्रिका और एसोसिएटेड प्रेस में अपने एजेंटों को प्लांट किया था। ये एजेंट पत्रकार, संपादक, प्रकाशक और यहाँ तक कि विदेशी संवाददाता भी हो सकते थे।
उनका काम सीआईए द्वारा प्रदान की गई जानकारी को प्रकाशित करना, सीआईए के एजेंडे के अनुरूप कहानियों को गढ़ना या उन कहानियों को दबाना था जो सीआईए के लिए हानिकारक हो सकती थी। यह सिर्फ अमेरिकी मीडिया तक सीमित नहीं था। सीआईए ने दुनिया भर के कई देशों में मीडिया आउटलेट्स में भी अपना प्रभाव फैलाया। इस ऑपरेशन के तहत सीआईए ने पत्रकारों को गुप्त रूप से धन दिया, उनके यात्रा खर्चों का भुगतान किया और उन्हें सूचनाएं और कहानियां प्रदान की जो एजेंसी के उद्देश्यों को पूरा करती थी। कुछ पत्रकार तो ऐसे भी थे जो सीआईए के लिए सीधे जासूसी का काम करते थे, जबकि कुछ अनजाने में एजेंसी के उपकरण बन गए थे। कल्पना कीजिए, आप जो खबरें पढ़ते हैं, जिन विश्लेषणों पर विश्वास करते हैं, वे सब किसी गुप्त एजेंसी द्वारा नियंत्रित और गढ़े गए हों। यह सार्वजनिक विश्वास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कितना बड़ा खतरा था। चर्च समिति की रिपोर्ट, हालांकि उसने ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड नाम का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया, लेकिन उसने सीआईए के मीडिया हेरफेर के तरीकों का विस्तृत विवरण दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि सीआईए ने हजारों लेखों, पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों को प्रभावित किया था। इन खुलासों ने अमेरिकी जनता को झकझोर कर रख दिया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या वे कभी भी निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सीआईए ने कभी भी ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड नाम से किसी विशिष्ट कार्यक्रम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि उसने शीत युद्ध के दौरान पत्रकारों और मीडिया का इस्तेमाल किया था। उनका तर्क था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक था, लेकिन आलोचकों का मानना था कि यह लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन था। ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड का रहस्य आज भी हमें परेशान करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं वह कितनी विश्वसनीय है। क्या आज भी विभिन्न सरकारें या शक्तिशाली संस्थाएं मीडिया को गुप्त रूप से प्रभावित कर रही हैं? क्या हम अनजाने में ऐसी कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं जो किसी गुप्त एजेंडे का हिस्सा हैं? यह हमें सिखाता है कि सूचना के स्रोतों पर हमेशा सवाल उठाना चाहिए और एक आलोचनात्मक सोच विकसित करनी चाहिए। मीडिया की स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, और ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें कितनी सतर्कता बरतनी होगी। यह सिर्फ इतिहास का एक काला अध्याय नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि सत्ता अक्सर सच्चाई को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करती है, और हमें हमेशा उसकी इस कोशिश पर नजर रखनी चाहिए। अध्याय 3, डियाटलोव पास घटना, साइबेरिया का एक अनसुलझा भयावह रहस्य। फरवरी 1959, रूस के यूराल पहाड़ों का बर्फीला, निर्जन इलाका। 9 अनुभवी स्की हाइकर्स का एक दल, जिसमें इगोर डियाटलोव के नेतृत्व में यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र और स्नातक शामिल थे, एक चुनौतीपूर्ण अभियान पर निकला था। उनका लक्ष्य माउंट ओटोटेन की चोटी पर पहुंचना था, जो उस समय के लिए एक कठिन और खतरनाक चढ़ाई मानी जाती थी। लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। कई हफ्तों बाद, जब उनकी वापसी की निर्धारित तिथि बीत गई और कोई खबर नहीं आई, तो एक खोज अभियान शुरू किया गया। जो मिला वह सदियों के सबसे भयावह और रहस्यमय अनसुलझे मामलों में से एक बन गया, जिसे डियाटलोव पास घटना के नाम से जाना जाता है। खोजकर्ताओं को सबसे पहले एक पहाड़ी ढलान पर, जिसे अब डियाटलोव पास के नाम से जाना जाता है, पर उनका खाली तंबू मिला। तंबू अंदर से कटा हुआ था, मानो अंदर मौजूद लोगों को किसी भयानक खतरे से भागने की इतनी जल्दी थी कि उनके पास जिपर खोलने का भी समय नहीं था। तंबू में उनके जूते, गर्म कपड़े और भोजन सब कुछ जस का तस पड़ा था। तंबू से लगभग 500 मीटर दूर एक देवदार के पेड़ के पास पहले 2 शव मिले। वे केवल अंडरवियर में थे, नंगे पैर, और उनके हाथों पर जलने के निशान थे।
पास में ही एक अलाव के अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि वे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसके कुछ ही समय बाद दल के अन्य 3 सदस्यों के शव भी देवदार के पेड़ और तंबू के बीच की दूरी में पाए गए। वे भी बहुत कम कपड़ों में थे, मानो वे तंबू की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे भयानक खोज लगभग 2 महीने बाद हुई। गहरे बर्फ के नीचे एक घाटी में बाकी के 4 शव मिले। इन शवों की हालत सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। एक महिला हाइकर ल्यूडमिला डुबिनिना की जीभ गायब थी, उसकी आंखें भी गायब थीं। एक अन्य सदस्य शिमोन ज़ोलोतारेव की भी आंखें गायब थीं और उसके शरीर पर गंभीर आंतरिक चोटें थीं, जैसे कि उसकी पसलियां टूट गई थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। एक और हाइकर निकोलाई थिबॉक्स ब्रिग्नोल के सिर की हड्डी टूट गई थी। हैरानी की बात यह थी कि कुछ कपड़ों पर रेडियोधर्मिता के निशान भी पाए गए। जांचकर्ताओं ने शुरू में अज्ञात जबरदस्त शक्ति कंपेलिंग अननोन फोर्स के कारण हुई मौत के रूप में निष्कर्ष निकाला, जो एक ऐसा निष्कर्ष था जिसने केवल रहस्य को और गहरा कर दिया। कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। हाइकर्स के शरीर पर मारपीट के कोई निशान नहीं थे, जिससे पता चले कि उन पर किसी अन्य व्यक्ति ने हमला किया था। वे ठंड से मारे गए थे, लेकिन सवाल यह था कि वे इतनी कम कपड़ों में बर्फीली रात में तंबू से बाहर क्यों भागे? और वे भयानक आंतरिक चोटें कैसे लगी, जिनके बाहरी निशान नहीं थे? इन सवालों ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। एक हिमस्खलन एवलांच यह सबसे आम सिद्धांत है। कुछ लोग मानते हैं कि एक छोटा हिमस्खलन आया होगा, जिसने उन्हें तंबू से भागने पर मजबूर किया होगा। लेकिन तंबू कटा हुआ था और हिमस्खलन के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे। साथ ही अनुभवी हाइकर्स हिमस्खलन के खतरे को पहचानते थे। 2. पैरामिलिट्री परीक्षण या सोवियत गुप्त हथियार। कुछ लोग मानते हैं कि हाइकर्स गलती से किसी गुप्त सोवियत सैन्य परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गए होंगे। पास के पहाड़ों में सैन्य परीक्षण की खबरें थीं और रेडियोधर्मिता के निशान इस सिद्धांत को बल देते हैं। क्या उन पर किसी नए हथियार का परीक्षण किया गया था? 3. इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड यह एक और दिलचस्प सिद्धांत है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि विशेष मौसम स्थितियों के कारण पहाड़ों में इंफ्रासाउंड उत्पन्न हुआ होगा। इंफ्रासाउंड, जो मानव श्रवण सीमा से नीचे की आवृत्ति की ध्वनि होती है, मनुष्यों में घबराहट, डर और यहाँ तक कि मतिभ्रम पैदा कर सकती है। क्या इसी ने उन्हें आतंकित कर दिया और तंबू से भागने पर मजबूर किया? 4. पशु हमला एनिमल अटैक। कुछ लोग मानते हैं कि उन पर किसी जंगली जानवर जैसे भालू ने हमला किया होगा। लेकिन जिस तरह की चोटें मिली, खासकर आंतरिक चोटें, वे सामान्य पशु हमले से मेल नहीं खाती। 5. एलियन या अज्ञात शक्तियां एलियंस और अननोन फोर्सेस। कुछ कट्टरपंथी सिद्धांतों में एलियन, येती, हिममानव या किसी अज्ञात अलौकिक शक्ति को भी शामिल किया गया है, खासकर अज्ञात जबरदस्त शक्ति के आधिकारिक निष्कर्ष के बाद। 2019 में रूसी अधिकारियों ने इस मामले को फिर से खोला और 2020 में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हाइकर्स की मौत हिमस्खलन के कारण हुई थी और वे अंधेरे में दिशा भटक गए थे और ठंड से मारे गए थे। लेकिन यह स्पष्टीकरण भी कई सवालों के जवाब नहीं देता, जैसे कि अजीब चोटें, जीभ का गायब होना और तंबू का अंदर से कटा होना। डियाटलोव पास घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी अप्रत्याशित हो सकती है और कुछ रहस्य शायद कभी हल नहीं होंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो मानव जिज्ञासा को हमेशा जगाए रखती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इस विशाल दुनिया में कितने और अनकहे, अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। बर्फीले साइबेरिया के उस दूरस्थ पास में 9 आत्माओं को क्या हुआ था, यह शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।
अध्याय 4। सिलिकॉन वैली का गहरा पहलू, डेटा, निगरानी और नियंत्रण। आधुनिक युग में जब हम डार्क सीक्रेट्स की बात करते हैं तो हमें अतीत के साथ साथ वर्तमान की उन गहराइयों में भी झांकना होगा जहां तकनीक ने हमारे जीवन में अपनी जड़ें जमा ली हैं। सिलिकॉन वैली नवाचार, प्रगति और भविष्य की उम्मीदों का पर्याय बन गई है। गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेज़न जैसे दिग्गज हमें स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, क्लाउड सेवाएं और अनगिनत डिजिटल सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन इस चमकती हुई दुनिया के पीछे एक गहरा, चिंताजनक पहलू भी छिपा है। हमारे डेटा की निरंतर निगरानी, हमारी गोपनीयता का उल्लंघन और इन तकनीकी दिग्गजों द्वारा हमारे व्यवहार और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता। हम हर दिन अनजाने में अपनी डिजिटल पहचान के टुकड़े टुकड़े इन कंपनियों को सौंपते रहते हैं। आप जो खोजते हैं, जो देखते हैं, जो खरीदते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, जिन स्थानों पर जाते हैं, यह सब डेटा एकत्र किया जा रहा है। ये कंपनियां केवल आपकी उम्र या लिंग नहीं जानती, वे आपके डर, आपकी इच्छाओं, आपकी राजनीतिक झुकावों, आपकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और यहाँ तक कि आपकी अगली खरीद की संभावना के बारे में भी जानती हैं। यह सब एक जटिल एल्गोरिथम के माध्यम से होता है, जो अरबों डेटा बिंदुओं को संसाधित करके आपके डिजिटल प्रोफाइल का निर्माण करता है। यह डेटा सिर्फ आपको लक्षित विज्ञापन दिखाने के लिए नहीं है। यह आपकी सोच को प्रभावित करने, आपकी राय को आकार देने और आपके व्यवहार को बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिथम आपको वह सामग्री दिखाता है जिसके साथ आप सबसे अधिक जुड़ने की संभावना रखते हैं, जिससे एक इको चैम्बर बनता है जहां आप केवल उन्हीं विचारों को देखते और सुनते हैं जिनसे आप सहमत होते हैं। इससे ध्रुवीकरण बढ़ता है और समाज में विभाजन पैदा होता है। चुनावों में इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग मतदाताओं को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करने के लिए किया गया है, जैसा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले में सामने आया था, जहां लाखों उपयोगकर्ताओं के डेटा का दुरुपयोग करके राजनीतिक अभियान चलाए गए थे। इन तकनीकी कंपनियों के पास इतनी शक्ति है कि वे सरकारों और नियामक निकायों के लिए भी एक चुनौती बन गई हैं। उनके पास इतनी विशाल मात्रा में डेटा और इतने परिष्कृत उपकरण हैं कि वे किसी भी व्यक्ति या समूह के बारे में वह सब कुछ जान सकते हैं जो वे जानना चाहते हैं। यह सिर्फ विज्ञापनदाताओं के लिए नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों, कानून प्रवर्तन और यहाँ तक कि विदेशी सरकारों के लिए भी एक मूल्यवान संपत्ति है। क्या आपकी निजी बातचीत वाकई निजी है? क्या आपके फोन पर मौजूद जानकारी वाकई सुरक्षित है? अक्सर नहीं। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की बहस केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, यह मानव स्वतंत्रता, लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वायत्तता का मुद्दा है। जब कंपनियां हमारे हर कदम को ट्रैक कर सकती हैं, हमारे हर विचार का अनुमान लगा सकती हैं, तो क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्या हमारे पास सोचने की स्वतंत्रता है जब एल्गोरिथम लगातार हमें विशिष्ट प्रकार की जानकारी और विचारों के साथ फीड कर रहा है? सिलिकॉन वैली का यह गहरा पहलू हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा सकता है जहां हमारी पूरी जिंदगी एक खुली किताब हो, जिसे कोई भी शक्तिशाली संस्था अपनी मर्जी से पढ़ और नियंत्रित कर सके। डीपफेक तकनीक, जो किसी भी व्यक्ति के नकली वीडियो और ऑडियो बना सकती है, ने तो सूचना के सत्य को ही खतरे में डाल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इन कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है, इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह मानव निर्णय को भी पार कर जाए और ऐसे परिणाम दे जो हम समझ भी न पाएं। यह सिर्फ कुछ कंपनियों की कहानी नहीं है, यह एक वैश्विक शक्ति संरचना का हिस्सा है जहां डेटा नया सोना बन गया है और जो इसे नियंत्रित करते हैं वे हमारी दुनिया को नियंत्रित करते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने अपनी सुविधा के लिए अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपनी गोपनीयता और स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है।
और क्या हम कभी इस डिजिटल जाल से बाहर निकल पाएंगे, या हम हमेशा के लिए इस अदृश्य निगरानी और नियंत्रण के अधीन रहेंगे? यह एक ऐसा रहस्य है जो हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा है और जिसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। अध्याय 5, मानव प्रयोग परियोजनाएं, अनैतिक चिकित्सा परीक्षणों का काला इतिहास। विज्ञान और चिकित्सा का लक्ष्य मानव जीवन को बेहतर बनाना और बीमारियों का इलाज खोजना है। लेकिन इतिहास में ऐसे कई काले अध्याय हैं जब इस नेक मकसद को ताक पर रखकर अनैतिक और अमानवीय मानव प्रयोग किए गए। ये वे डार्क सीक्रेट्स हैं जो विज्ञान के नाम पर हुए अत्याचारों को उजागर करते हैं, जहां इंसानों को महज गिनी पिग समझा गया और उनकी गरिमा, अधिकारों और जान की कोई परवाह नहीं की गई। सबसे कुख्यात उदाहरणों में से एक है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की यूनिट 731। यह इंपीरियल जापानी सेना की एक गुप्त जैविक और रासायनिक युद्ध अनुसंधान इकाई थी, जिसने चीन में हजारों युद्धबंदियों, नागरिकों और अन्य विषयों पर भयानक प्रयोग किए। इन प्रयोगों में विच्छेदन, विविसेक्शन भी शामिल था, जहां जीवित मनुष्यों को बिना एनेस्थीसिया के काटा जाता था ताकि शरीर पर बीमारी के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। उन्हें विभिन्न बीमारियों जैसे प्लेग, हैजा, एंथ्रेक्स और सिफिलिस से जानबूझकर संक्रमित किया जाता था ताकि दवाओं और टीकों के प्रभाव का परीक्षण किया जा सके। कुछ पीड़ितों को अत्यधिक ठंड में रखा जाता था ताकि उनके शरीर पर शीतदंश, फ्रॉस्टबाइट के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके, जबकि अन्य को गैस चैम्बर में डाला जाता था या उन्हें निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के अधीन रखा जाता था। यूनिट 731 के अत्याचार इतने भयानक थे कि इसकी तुलना नाजी एकाग्रता शिविरों से की जाती है। युद्ध के बाद यूनिट 731 के कई नेताओं को अमेरिका द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान की गई ताकि वे अपने डेटा को साझा कर सकें, जिससे न्याय से वंचित रह गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी टस्केगी सिफिलिस स्टडी एक ऐसा ही दागदार इतिहास है। 1932 से 1972 तक यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस ने सिफिलिस के प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए 600 अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को शामिल किया। इनमें से 399 पुरुषों को सिफिलिस था और उन्हें यह नहीं बताया गया कि उन्हें क्या बीमारी है। उन्हें इलाज भी नहीं दिया गया, भले ही 1940 के दशक में पेनिसिलिन सिफिलिस के लिए एक प्रभावी इलाज के रूप में उपलब्ध हो गया था। शोधकर्ताओं का लक्ष्य यह देखना था कि अनुपचारित सिफिलिस शरीर को कैसे प्रभावित करता है। इन पुरुषों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल, भोजन और अंतिम संस्कार बीमा का लालच दिया गया था, जबकि उन्हें एक घातक बीमारी से मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इस अध्ययन ने चिकित्सा नैतिकता और दौड़ संबंधी अन्याय पर गहरा प्रभाव डाला। शीत युद्ध के दौरान CIA ने एमकेल्ट्रा नामक एक गुप्त कार्यक्रम चलाया, जिसका उद्देश्य माइंड कंट्रोल तकनीकों का विकास करना था। इस कार्यक्रम के तहत अमेरिकी और कनाडाई नागरिकों पर उनकी जानकारी या सहमति के बिना प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों में LSD और अन्य साइकेडेलिक दवाओं का प्रशासन, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, सम्मोहन, संवेदी अभाव और शारीरिक और मानसिक यातना शामिल थी। इसका लक्ष्य सत्य सीरम विकसित करना या दुश्मनों से जानकारी निकालने के तरीके खोजना था। कई पीड़ितों को स्थायी मानसिक और शारीरिक क्षति हुई। इस कार्यक्रम के अधिकांश रिकॉर्ड जानबूझकर नष्ट कर दिए गए थे, जिससे इसका पूरा दायरा कभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आ सका। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, लेकिन ऐसे कई अन्य मामले हैं जहां युद्ध, सत्ता या वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा के नाम पर मानव जीवन और गरिमा का उल्लंघन किया गया। नाजी जर्मनी ने यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों पर भयानक चिकित्सा प्रयोग किए। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अन्य देशों में भी इसी तरह के अनैतिक प्रयोग हुए।
इन अनैतिक मानव प्रयोगों ने चिकित्सा नैतिकता के क्षेत्र में सख्त नियम और कानून बनाने की आवश्यकता को जन्म दिया। न्यूरमबर्ग कोड, हेलसिंकी घोषणा, डेक्लरेशन ऑफ हेलसिंकी और बेलमोंट रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों ने सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जोखिम लाभ मूल्यांकन और कमजोर आबादी के संरक्षण जैसे सिद्धांतों को स्थापित किया। आज भी इन काले रहस्यों का भूत हमें सताता है। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और प्रगति के नाम पर मानवीय मूल्यों को कभी भी बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। हमें हमेशा यह सवाल करते रहना चाहिए कि क्या अनुसंधान नैतिकता की सीमाओं का सम्मान कर रहा है और क्या कमजोर लोगों को शोषण से बचाया जा रहा है। मानव प्रयोगों का यह गहरा इतिहास एक चेतावनी है कि सत्ता और ज्ञान की खोज कितनी खतरनाक हो सकती है जब नैतिक कंपास खो जाता है, और हमें हमेशा यह सुनिश्चित करना होगा कि